जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। चुनाव समाप्त हो गया और इसके रिज़ल्ट भी आ गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके इसका विश्लेषण मैं आदिवासी पर्सपेक्टिव में करता जाऊंगा। अभी तो मैं सतही तौर पर जो रिज़ल्ट दिखा है उसका क्या मायने हैं ये मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंहभूम लोकसभा सीट से बीजेपी की हार में सामाजिक ध्रुवीकरण मूलतः काम आया। हो सामाजिक रूप से इस चुनाव में वोट दिया और पहले राउंड से लेकर अंतिम राउंड तक किसी भी राउंड में बीजेपी लीड नहीं ले सकी। इसका मतलब भाजपा से आदिवासी समाज सीधे लड़ाई लड़ रहा था। यह पार्टी का चुनाव न होकर आदिवासी समाज संविधान और अपने हक और अधिकार की रक्षा के खातिर वोट किया और रिजल्ट इंडिया गठबंधन नहीं जीता वरन बीजेपी को हराया गया। कल जिस तरह का एग्जिट पोल का घोटाला करके शेयर बाजार से इन्होंने 13.78 लाख करोड़ रुपए कमाए थे, जो बीजेपी को कल के एग्जिट पोल में 350 तक की सीट दे रहे थे। कल जब इसका झूठ कैमरा के सामने पकड़ा गया तो लाइव वीडियो में ये रोने लगे। चुनाव के नतीजों से शेयर बाजार को इस समय 31 लाख करोड़ तक का नुकसान हो चुका है। झूठ कितना देर टिकता? मध्यम वर्ग के लोगों का यह पैसा लूट चुका है। अमीर लोग समय समय पर अपने पैसे निकाल लेते हैं और वैसे भी शेयर बाज़ार अमीरों के खेलने की ही जगह है, जहां गरीब मध्यम वर्ग के लोगों को चूना लाइन में बिठाया जाता है और समय समय पर थोड़ा बहुत लड्डू का स्वाद चखने के लिए दिया जाता है। और इधर सिंहभूम लोकसभा सीट में 6 विधानसभा आते हैं। उस 6 में से 5 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को हार का मुँह देखना पड़ा। यहाँ तक कि वर्तमान प्रत्याशी गीता कोड़ा जी को अपने विधानसभा क्षेत्र में भी तकरीबन 18,000 मतों से हार का सामना ही करना पड़ा। सिर्फ सरायकेला विधानसभा से बीजेपी को लगभग 20,000 वोटों की बढ़त मिल सकी, यानी गैर आदिवासी लोग बीजेपी को ज़्यादा वोट दे रहे थे। मैंने पहले वाले वीडियो में भी यह बताया था कि बीजेपी को आदिवासी लोग दीकों की पार्टी समझते हैं। इस आंकड़े से तो इस बार भी ये बात साबित हो रहा है, क्योंकि आदित्यपुर इलाके में गैर आदिवासी समुदाय ज़्यादा संख्या में रहते हैं। कुल मिलाकर जोबा मांझी को 5,20,640 वोट मिले तो गीता कोड़ा को 3,51,762 यानी 1,68,402 वोटों से बीजेपी सिंहभूम सीट हार गई। जबकि खुद नरेंद्र मोदी जी भी इतने सारे वोटों से नहीं जीते, उनका जीत का अंतर लगभग 1.5 लाख रहा। जबकि प्रचार के दौरान वो भी 10 लाख से जीतने की बात कर रहे थे। मतलब इन लोगों ने झूठा नैरेटिव बना कर लोगों को ठगा। ये अच्छी बात हुई कि जिस संविधान की रक्षा के नाम पर, आदिवासी हक और अधिकारों की रक्षा के नाम पर झारखंड के आदिवासियों ने वोट किया, वह अपना काम कर दिया। केंद्र में बीजेपी को 240 सीट अपने दम पर मिली, जो बहुमत 272 से पीछे है। अब बीजेपी को अपने सहयोगियों के सहारे की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी, जिस कारण संविधान की मूल भावना को, मूल अधिकारों को छेड़ने की हिम्मत अब ये लोग नहीं कर पाएंगे। यानी कोल्हान का वोट भी आदिवासी हक और अधिकार को बचाने के काम आ गया, संविधान को बचाने के काम आ गया। देखिए, संविधान और अन्य कानूनों में पहले भी संशोधन होते आया है, लेकिन इसकी मूल भावना को कभी छेड़ा नहीं गया। जिस तरह का नैरेटिव बीजेपी चुनाव से पहले बना रही थी कि अब की बार 400 पार, और उसके नेता उसका कारण लोगों को समझा रहे थे कि 400 सीट उन्हें संविधान बदलने के लिए चाहिए। अब समझिए कि यदि संविधान में संशोधन सही कारण से हो रहे हैं तो सभी पक्ष और विपक्ष समर्थन करेंगे, लेकिन मनुस्मृति लागू करने के लिए संशोधन होगा तो किसे डर नहीं लगेगा। तो बीजेपी चुनाव से पहले संविधान में बड़ा बदलाव की बात कर रही थी, इसीलिए देश में उसकी रक्षा में वोट किया। आज जिस जनादेश को हम देख रहे हैं उससे लोकतंत्र मजबूत होगा, कोई अपनी मनमर्जी नहीं कर सकेगा। 140 करोड़ लोगों के मन की बात संसद में पहुंचेगी। यह चुनाव बहुत विषम परिस्थिति में लड़ा गया। बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड का हजारों करोड़ रुपए के सामने कांग्रेस का खाता फ्रीज यानी कि रोक दिया गया। विपक्षी नेताओं के यहाँ ईडी, सीबीआई के छापे लगातार होते रहे। 2 विपक्षी मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया, जबकि उन्हें जेल में चुनाव के बाद भी डाला जा सकता था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए बेल क्यों देती सुप्रीम कोर्ट। हालांकि हेमंत का पक्ष उतनी मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा जा सका होगा। दक्षिण में चंद्रबाबू नायडू को भी पिछली सरकार ने जेल में डाला था और आज वे राज्य की सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ आंध्र प्रदेश में सरकार बना रहे हैं।
तो झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में डालने के कारण झारखंड की 5 आदिवासी सीटों से बीजेपी को हारना पड़ा है। राजमहल, दुमका, लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम। खूंटी में तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को आदिवासियों ने पत्थरगड़ी आंदोलन में आदिवासियों के ऊपर देशद्रोह का केस करने के कारण 1.25 लाख वोटों से हरा दिया। मतलब हम आदिवासी आज मुद्दों को कुछ हद तक समझने में कामयाब हो रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन इस एकता का फ़ायदा लंबे प्रक्रिया में कैसे हम ले सकेंगे, उसके लिए भी प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। झारखंड में स्थानीय नीति, टीएसी के निर्णय, 1932 खतियान, सारना कोड आदि को जिस तरह बीजेपी ने राज्यपाल स्तर पर या केंद्र सरकार स्तर पर रोक कर रखा है, उसका क्या इलाज हो सकता है, उस पर भी गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। आदिवासी समाज में भी यह मत है कि जेएमएम पढ़ी लिखी और बौद्धिक लड़ाई लड़ सकने वाली पार्टी नहीं है। यही कारण है कि जो बिल राज्यपाल रोकते हैं तो जेएमएम भी मान लेती है कि लागू नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपका ध्यान दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, केरल और उत्तर का दिल्ली की तरफ ले जाना चाहता हूँ। वहाँ पर भी झारखंड से ज़्यादा राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद है, लेकिन वे लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर भी अपना काम निकाल लेते हैं। झारखंड में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ब्यूरोक्रेट के इशारों पर यदि झारखंड सरकार नाचती रहेगी तो जनता कब तक देखेगी? इसलिए अब संभलने का समय है, पार्टियों के लिए भी और जनता तो निगरानी के लिए है ही। तो इस चुनाव में देश के 47 आदिवासी सीटों में से बीजेपी को 25 सीटों में सफलता मिली, जबकि 2019 में 31 सीटों में ये लोग जीते थे, तो कांग्रेस को 3 सीट से 11 सीटों पर पहुंची है। बाकी क्षेत्रीय पार्टियों ने जीती। इस पर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो आने वाले समय में इस जनादेश के पैटर्न को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, ताकि आदिवासी भी अपने हक और अधिकारों के प्रति जागरूक भी रहे और अधिकार ले सकने के लिए प्रेशर ग्रुप के रूप में भी काम करे। तो यह वीडियो मैं त्वरित टिप्पणी के लिए बना दिया हूँ कि आज भी यह कथन सही है कि डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। आपने फिल्मों में या डायलॉग सुना ही होगा, तो इस चुनाव में यह साबित भी हुआ। आगे इस जनादेश से आदिवासी क्या क्या उम्मीद कर सकेंगे, उस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इतना ही, बाकी सबों को बधाई, धन्यवाद और जोहार।